तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूजफुलनेस ऑफ बोर्स मॉडल और उसका एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी, रेडियस एंड वेलोसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमने पढ़े थे कि इम्पोर्टेंस जो है वो बाद में हम देखेंगे। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या था? ये ओनली इट इज यूजफुल फॉर ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जिस सिस्टम में या फिर जिस एटम में वन इलेक्ट्रॉन है वहीं पे ये यूजफुल है। बोर्स एटॉमिक मॉडल यूजफुल है वहां पे। फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है हमारा वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो हाइड्रोजन के लिए ये यूजफुल है। इसके द्वारा हमने एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देख पाए थे। रिडबर्ग कांस्टेंट जो है टर्म है, रिडबर्ग कांस्टेंट जो हम देखेंगे धीरे धीरे। तो रिडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर पाए थे। तो रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू बोर्स एटॉमिक मॉडल के थ्रू हमने कैलकुलेट कर पाए थे। ठीक है। और क्या है, हाइड्रोजन का फर्स्ट बोर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो इनके इस मॉडल के द्वारा हमने कैलकुलेट कर पाए थे। तो इस मॉडल में क्या किया हुआ था कि ये यूजफुल है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, मतलब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। दूसरा, इससे एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमने देखे थे इस मॉडल के थ्रू। तीसरा, रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था। चौथा, कि यहाँ से रेडियस, हाइड्रोजन का रेडियस हमने कैलकुलेट करे थे। ठीक है। फर्स्ट क्या है, इट इज यूजफुल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइक हाइड्रोजन। ओके। रिडबर्ग कांस्टेंट calculate from Bohr's theory. The emission and absorption spectra of hydrogen-like atom can explain from Bohr theory। मतलब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का जो स्पेक्ट्रम है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वो एक्सप्लेन कर पाए थे बोर्स थ्योरी के द्वारा। फोर्थ, द रेडियस ऑफ बोर orbit calculate from Bohr's theory। Orbit of hydrogen-like atom calculated from this theory। तो ये चार जो है हमारा इंपॉर्टेंस है। क्या क्या? इट इज यूजफुल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइक हाइड्रोजन ना। रिडबर्ग कांस्टेंट कैलकुलेटेड फ्रॉम बोर्स थ्योरी। The emission and absorption spectrum of hydrogen-like atom, मतलब one electron system, can explain from Bohr's theory the radius of first orbit of hydrogen-like atom calculated from this theory। ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट रेडियस है हाइड्रोजन का, फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है हाइड्रोजन का, फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो हम इस कैलकुलेट करके देखेंगे। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ बोर एटम, मतलब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब हाइड्रोजन एटम। ओके। रेडियस देखिए, एक एटम है यहाँ पे,
ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इधर, इसका एक वेलोसिटी है, एक मास है इसमें, और रेडियस भी। ये इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी में घूम रहा है, हैविंग मास एंड रेडियस आर। ओके, तो हम लोग क्या जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, पहले तो हमने कैलकुलेट करे थे जेड स्क्वायर आर स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए सब याद रखना पड़ेगा। देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या था, mv स्क्वायर अपॉन आर। mv स्क्वायर आपको नाम था हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कहा था कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन स्टेबल कब है, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल है। तो फॉर स्टेबिलिटी of the atom is centrifugal force is equal to centripetal force. Centrifugal force is equal to centripetal force. ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या था, mv स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपेटल क्या, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो mv स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, हमें ds क्या आएगा यहाँ पे, जेड स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर रेडियस है। वहीं से और एक टर्म निकल के आएगा हमारा v स्क्वायर, इसको भी हमको निकालना पड़ेगा यूजफुल। तो देखिए यहाँ पे v स्क्वायर मतलब क्या होगा, जेड स्क्वायर अपॉन एम, जेड स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है, यहाँ पे जेड स्क्वायर अपॉन एम आएगा। आप क्या देखेंगे, हम क्या जानते हैं, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ओके, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, यहाँ से v क्या आएगा, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। ओके, v स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे v स्क्वायर, यहाँ है v स्क्वायर। हम 1 एंड 2 कंपेयर अगर करें तो क्या आएगा, चलिए देखिए ये जो है नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हर बार आता है, कुछ ना कुछ आता है, या फिर एनर्जी कैलकुलेट करने को बोलेगा, या फिर रेडियस, या फिर वेलोसिटी, तो कुछ एक आएगा। ये आप स्क्रीनशॉट कर लो या फिर नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 1 एंड 2 अगर कंपेयर करें, हमने 1 एंड 2 कंपेयर करें, कंपेयर में क्या मिलेगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर अपॉन आर एम आर इज इक्वल टू, इधर क्या है, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ओके, आर इधर निकल गया। ठीक है, तो आर अगर इधर आएगा क्या होगा, एम भी है। ठीक है, आर आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखिए ये आया हमारा रेडियस, ये हमारा रेडियस है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। ये हमारा सीजीएस में है। और अगर हमने एसआई में करना चाहे तो 4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, बाकी सब जैसा का वैसे ही 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। ये है हमारा एसआई में रेडियस। ठीक है, ये हमारा एनथ ऑर्बिट का रेडियस है, हाइड्रोजन का एनथ ऑर्बिट का रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस ये हमारा टर्म हर बार काम आएगा काम में। तो ये जो टर्म है इसको याद भी रखना पड़ेगा कि रेडियस क्या है, घर से बोलना पड़ेगा n स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। ओके, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट
कांस्टेंट, ठीक है। n शेल नंबर, n तो शेल नंबर है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, z एटॉमिक नंबर e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बचा क्या है यहाँ पे, जेड स्क्वायर, हाँ ठीक है। और आर तो है रेडियस nth ऑर्बिट का, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ओके, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। जब ये आपको कैलकुलेट करने देगा तो आपको एकदम शुरू से, जैसे हम शुरू किए थे, पहले एक्सप्लेन करना होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या। देन स्टेबिलिटी कब होगा, एटम का स्टेबिलिटी तब होगा जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स जब हमारा इक्वल हो जाएगा तो हमारा v स्क्वायर का मान, v स्क्वायर का वैल्यू निकल के आएगा। हम लोग जानते हैं कि जो पहले दिन पढ़े थे, सही वही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करेगा जिस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनएच अपॉन 2 पाई। तो एम्पियर वहां से हम निकला था हमारा एम्पियर इज इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई। तो वो हम वहां से हमको v स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा, फिर v स्क्वायर का जो वैल्यू जो कंपेयर करना होगा, कंपेयर करने के बाद हमारा जो रेडियस है वो निकल के आएगा। देन अगर हमको फुल मार्क्स लाना है तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे h क्या है, n क्या है, m क्या है, z क्या है और e क्या है। तो अगर हम यहाँ तक करें तो जितना भी मार्क्स है आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ओके, चलिए r is equal to n square h square 4 pi square m z square। n square और z के अलावा बाकी सब हमारा कांस्टेंट। देखिए h का भी प्लैंक्स कांस्टेंट का एक वॉल्यूम है, एक वैल्यू है, इनर चार्ज का भी एक वैल्यू है, मास का भी एक वैल्यू है, एंड पाई जो है उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू है। तो n स्क्वायर और z को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है। ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का हम क्या ले सकते हैं, के बोल सकते हैं। देखिए r इज इक्वल टू के इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड हम कह सकते हैं। कांस्टेंट ही सब कांस्टेंट है, मतलब ये हमारा के है, कांस्टेंट के का जो वैल्यू है वो हमको निकालना पड़ेगा। अगर देखिए हाइड्रोजन इसका कितना है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ओके 34 डिवाइड बाय यहाँ पे 4 3.14 स्क्वायर का मास कितना है 9.1 10 टू द पावर 28 माइनस 28। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का मास। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 स्क्वायर, उसका स्क्वायर। ओके, अब इसको अगर कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन बहुत बड़ा है इसलिए नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग को उतना याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा से याद रखना। इसको जो कैलकुलेट करेंगे तो ये के का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो r इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अगर हमको बोला गया कि सपोज बेरिलियम 3 प्लस का थर्ड ऑर्बिट का थर्ड ऑर्बिट का इसका थर्ड ऑर्बिट का अगर रेडियस निकालने को बोले तो क्या होगा, r इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर, सेल कितना बोला है थर्ड ऑर्बिट 3 स्क्वायर डिवाइड बाय जेड कितना बेरिलियम को 4। तो यहाँ पे क्या आएगा 0.53 इंटू 9 डिवाइड बाय 4 1.19 एंगस्ट्रॉम 1.19 आना है, ठीक है। ये हाइड्रोजन का अगर रेडियस बोले, हाइड्रोजन का रेडियस कितना है, हाइड्रोजन के यहाँ पे 1 आएगा। देखिए जीरो, हाइड्रोजन का कितना है 0. रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितना है 0.53 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का जो रेडियस है वो है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का कोई एटम जो है जहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका रेडियस है 0.53 एंगस्ट्रॉम। एनर्जी ऑफ an electron in nth
ऑर्बिट। ओके, तो एनर्जी, टोटल एनर्जी मतलब क्या? टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो इसका एक काइनेटिक एनर्जी है जिससे वो घूम रहा है स्पीड में, और एक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो इन दोनों को मिक्स करके ये इस टोटल एनर्जी होता है। वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी, इसका भी वेलोसिटी है, एक मास है, एक रेडियस है। तो पहले निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस, ओके। फोर्स यहाँ पे क्या होता है? सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू डिस्टेंस डी आर। डी इज इक्वल जेड स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें इन्फिनिटी टू आर डिस्टेंस, इन्फिनिटी टू आर डिस्टेंस, ओके, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये अगर हम करें तो माइनस ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन आर, ये क्या है? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब हम देखें काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या था? काइनेटिक एनर्जी हम सब जानते हैं हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, फिजिक्स में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए हम जानते हैं कि एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर तो गया तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ओके, यहाँ पे अगर हाफ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तब क्या आएगा? जेड स्क्वायर अपॉन 2r आएगा। हाफ ऑफ एम स्क्वायर इज जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 2r। तो अब हमको लगाना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हमको एनर्जी निकालना होगा। तो देखिए ये इतना 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 हुआ है, आप नोट कर लीजिए इसको, बहुत जरूरत है एनर्जी का। एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ ऑफ एम स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर डिवाइड बाय आर 2r, जेड स्क्वायर अपॉन 2r प्लस ऑफ माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे क्या होगा? जेड स्क्वायर अपॉन 2r प्लस ऑफ माइनस ऑफ जेड स्क्वायर आर। यहाँ पे क्या आएगा? जेड स्क्वायर 2r माइनस, ओके। तो यहाँ पे r का जो टर्म है वो यहाँ पे हमको पुट करना पड़ेगा। r का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, देन हमारा आएगा जेड स्क्वायर 2 इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए माइनस जेड स्क्वायर, ये जो यहाँ पे देखिए 2 हो गया, ये टर्म है ऊपर चला जाएगा, 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये है हमारा एनर्जी का इक्वेशन। तो nth ऑर्बिट का जो एनर्जी है उसका टर्म क्या है? E इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जेड स्क्वायर को और एन स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब यहाँ पे कांस्टेंट है। देखिए E इज इक्वल टू, देखिए पाई जो है वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, m का कांस्टेंट वैल्यू है, E का है, H का है। H तो प्लस कांस्टेंट है, मगर यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है? Z है और n है। तो यहाँ पे हम देखिए माइनस ऑफ
माइनस के इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। देखिए होगा ना, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और ये जो कांस्टेंट सब है इसको हम के मान दिया। अब कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, एनर्जी के यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको आप पुट करेंगे, वैल्यू अगर पुट करके आप कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ई मतलब 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन के बारे में पूछे तो वो आएगा 13.6 इंटू 1, जेड भी 1 है और एन भी 1 हो गया, 13.6 फॉर हाइड्रोजन। ओके, तो ऐसा करके E इज इक्वल टू, जब हम कुछ कोई किसी का एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, इतना क्यों कैलकुलेट करेंगे, इतना कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हम कैलकुलेट करें फॉर्मूला के तहत, एनर्जी का फॉर्मूला है, तो एनर्जी के फॉर्मूला के तहत अगर आप कोई किसी भी एटम का एनर्जी कैलकुलेट करें तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, मगर इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है वो याद रखो, और जो वेरिएबल है उसका जो वैल्यू है वो पुट कर दो और हमारे एनर्जी का वैल्यू निकल गया। ओके, तो ये है हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला। ये हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला जब हम मैथ करेंगे तब ये हमारा यूजफुल होगा, यहाँ से हम इससे करेंगे। मगर हमको अगर बोले कि nth ऑर्बिट का एनर्जी का जो इक्वेशन है वो निकालो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, आप पूछेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में मूवेबल इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या है वो निकालना होगा। देखिए हम जानते हैं कि mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ओके, अब भी यहाँ से क्या आएगा, nh अपॉन 2 पाई mr आएगा कि नहीं का टर्म है, का वैल्यू क्या है, देखिए n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई m z स्क्वायर, ये था हमारा r का वैल्यू। अब r का वैल्यू हम पुट करेंगे, v इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई m n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई m z स्क्वायर। ओके, n से n गया, h से h गया, m से m पाई 2। ओके, यहाँ पे क्या आया, 2 जेड स्क्वायर अपॉन n 8, 4 पाई स्क्वायर n जेड स्क्वायर, सॉरी पाई जेड स्क्वायर अपॉन n h, यहाँ वेलोसिटी mvr एंगुलर मोमेंटम इक्वल होना पड़ेगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई से। तो यहाँ से हमने वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो निकालेंगे। यहीं पे हमने देख लिया कि v के इक्वेशन क्या है, nh अपॉन 2 पाई m। अब वहां पे क्या r है, तो r का जो वैल्यू है वो हमने वहां पे पुट कर दिया। r का वैल्यू जब हमने पुट किया तब यहाँ पे हमारा आया 2 पाई जेड स्क्वायर अपॉन nh। तो यही है हमारा वेलोसिटी का टर्म, वेलोसिटी का इक्वेशन। तो आज का वीडियो इतना ही। जितना हमने इक्वेशंस कराया ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको हम पढ़ेंगे वेवलेंथ, वेव नंबर, तो आपको समझ में आएगा, फ्रीक्वेंसी सब कुछ समझ में आएगा अगर आप लोगों के दिमाग में ये रहे तो। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहाँ पे हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, फिर धीरे धीरे हम लिमिटेशन की तरफ जाएंगे और फिर आएगा सोमरफेल्ड। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहो, स्वस्थ रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।